वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी। ठीक है, एक ही टीचर को तुम्हें फॉलो करना है, एक ही किताब को लगाना है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। पहली बार मैंने स्टार्ट करी थी अवतार सीरीज, जहाँ पे मैंने पूरी एनसीईआरटी, पूरा इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा पीवाईक्यू, पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को कराया था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे थोड़ी ना, यहाँ से पेपर थोड़ी ना आता है, यहाँ से थोड़ी ना पेपर आता है, बट हुआ वही जो होता था, होगा वही जो होता आया है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 47 जो है 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, और जो बाकी 3 बचे हैं ना, वो कहाँ से आए हैं सोचो। वो तो मैं अवतार सीरीज वाला जब प्रूफ दूंगा तो वहाँ मिल जाएंगे। Hello everyone, myself Dheeraj Kaswagan, your chemistry mentor. So now you all are most welcome in the batch Avatar 2.0. यहाँ पे हम जो है अभी GOC 1 का सब चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस NCERT हाईलाइट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं GOC 2, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, हर चीज़ NCERT में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे भाई, कहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन उठ करके आया है, नीट में, जेई में, एम्स में, हर एक चीज़ मैंने ऐड किया हुआ है, और आप जो है यहाँ पे अच्छे तरह से देखो। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक का हमने सब चीज़ कंप्लीट कर दिया है। नहीं कम देखा है किसी ने तो जाकर के एक बार क्या कर लो, तुम लोग देख लो। ठीक है, जीओसी का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, जीओसी 1, अब जीओसी 2 कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन चैप्टर होगा हमारा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो ये एनसीईआरटी हाईलाइट में लेकर आया हूँ यहाँ पे। देखो पार्ट 1 पार्ट 2 सेम वही जो बात हमेशा बताता हूँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जैसा चला है सब ऑर्गेनिक के लिए यहाँ भी चलेगा। एनसीईआरटी हाईलाइट, मार्क पीवाईक्यू, जेईई नीट, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो पता है आपको, जो जो मैं कराता हूँ। ठीक है, और पार्ट 3 जो अविनाश करा रहा है उसका इनऑर्गेनिक वाला चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे शेड्यूल भी हमने अपने पेड बैचेज के लिए जो है आउट कर दिया है, उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो पेड सेशन हमारा ये पार्ट 3 जो अविनाश करा रहा है इसके लिए है, आप जो है इसको पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी आ जाते हैं हमारे अपने मेन कंटेंट पे, जहाँ पे हम ये ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ से मैंने छोड़ा था पिछला वाला, वहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं क्या, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर देखो कि ये क्या, वेरियस मेथड यूज टू प्योरीफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट। ठीक है, कंपाउंड का नेचर क्या है, और साथ में उसमें जो है कंपाउंड के साथ साथ जो भी इम्प्योरिटी है उनको भी कंसीडर करके जो है हम मेथड यहाँ पे कुछ लाए हुए हैं। जो कि मेथड क्या क्या हमारे हैं, मेन हमारे क्या है, सब्लिमेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, और क्रोमैटोग्राफी, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हम लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो फाइनली क्या है कि प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड इज एसर्टेन बाय डिटरमाइनिंग इट्स मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, प्योरिटी ऑफ कंपाउंड एसर्टेन बाय डिटरमाइनिंग इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ द प्योर कंपाउंड का क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, अगर जो है शार्प नहीं, कुछ रेंज में आएगा, कुछ रेंज में आएगा का मतलब क्या है, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर शार्प आया का मतलब प्योर होगा। ठीक, शार्प मतलब प्योर होगा। ठीक, किसी रेंज में आया तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्योर होगा। सम इम्प्योरिटी क्या होगा यहाँ पे, प्रेजेंट होगा, सम इम्प्योरिटी प्रेजेंट। ठीक, ये बात हो गया। अब देखो क्या कर रहा है यहाँ पे कि न्यू मेथड्स ऑफ चेकिंग द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, अभी देखो हम क्या स्टार्ट करने आ रहे हैं, सब्लिमेशन। भाई सब्लिमेशन भी क्या तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो नीट में, यहाँ से देखो रिसेंट पीवाईक्यूज पूछे गए, जेई में देखो तुरंत के क्वेश्चन पूछे गए, एम्स में मतलब कि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख रहे हो 2018, 14, 11, 5 में एम्स में क्वेश्चन आया है यहाँ से सब्लिमेशन। ठीक, कितना छोटा टॉपिक लेकिन इतना सारा यहाँ से पीवाईक्यू पूछा जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे ऐड किया, चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर जा रहा है, लिक्विड स्टेट में जा ही नहीं रहा है, इसको बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। अब सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। अब भाई जो सब्लिमेबल कंपाउंड है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट जो है इम्प्योरिटी को छोड़ करके डायरेक्ट ही अपने वेपर में चेंज हो जाता है, जब हम क्या इसको हीट देते हैं तब। ठीक है, जब हम इसको हीट देते हैं तब। ठीक, एग्जाम्पल दे दिया हमारा नेप्थोलिन, कैम्फर और I2। देखो कैम्फर तुमने देखा होगा, कैम्फर अगर रखते हैं ना तो ये अपने आप क्या होता है, उड़ जाता है।
ठीक, इसलिए इसको क्या करते हैं हम बंद डिब्बे में रखते हैं, वरना अगर बाहर रख के तुम देखो ना तो कैम्फर कुछ दिन बाद, अगर प्योर कैम्फर है तो मैं बोल रहा हूँ, अगर प्योर कैम्फर है तो ये रखे ना तो ऐसे उड़ जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया, खत्म हो गया, इसलिए क्या करते हैं हम बंद डब्बे में क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं। ठीक है, ये कैम्फर ऐसे ही नेप्थलीन का बॉल होता है भाई, नेप्थलीन हम लोग यूज़ करते ही हैं अपने, ठीक है, वार्डरोब में और जगह पे। ठीक, तो आयोडीन का भी ऐसा ही केस है। ये हुआ हमारा सब्लिमेशन खत्म। अब देखो आ गया क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो भी पेक्युलरिटीज़ वाली बातें हैं ना, सब चीज़ तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये लाइन्स ही क्या है तुम्हारे सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है मैक्सिमम लाइन्स हमारे हाईलाइटेड हैं। कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालना है। तो देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन solubility of the compound and the impurity in a suitable solvent। ठीक है, अब the impure compound is dissolved in a solvent in which it is sparingly soluble at the room temperature but appreciably soluble at the high temperature। ठीक, the solution is concentrated to get a nearly saturated solution। ठीक, अब सॉल्यूशन में क्या किया, खूब ज़्यादा कंसनट्रेट करके सैचुरेटेड कर दिया। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाते गए, खूब ज़्यादा डाला इधर, तो ये पिघलते गए, घुलते गए, इसमें मिक्स होते गए। अब क्या करें, जब ठंडा करोगे इसको, अब इसको जब ठंडा करेंगे सॉल्यूशन, तो प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। ठीक है, हमने लिया कंपाउंड को ऐड किया टेम्परेचर बढ़ा के खूब ज़्यादा इनको पिघला करके रख लिया। ठीक है, अब जब इसको कूल कर रहे हैं तो क्रिस्टल्स हमारे मिल रहे हैं, प्योर कंपाउंड का क्रिस्टल्स हमें मिल रहे हैं, और इनको फिल्ट्रेशन करके क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बोल रहा है कि द फिल्ट्रेट यानी जो मदर लिक्वर है उसको मदर लिक्विड बोलते हैं। फिल्ट्रेट कंटेन्स इम्प्यूरिटीज एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड। ठीक, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड होता है। अब इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन द वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट, देन क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरली कैरिड आउट इन अ मिक्सचर ऑफ दिस सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट में क्या है तुम्हारा हाईली मिक्स हो जा रहा है, और एक में क्या हो रहा है तुम्हारा नहीं सॉल्युबल है। ठीक है, कह रहा है कि कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट। अब इसी सॉल्वेंट के बेसिस पे क्या करोगे तुम, इसको इसलिए क्या कर लेंगे, हम मिक्सचर को निकाल लेंगे। ठीक, अब इम्प्यूरिटीज विच इम्पार्ट कलर टू द सॉल्यूशन रिमूव बाई एडजॉर्बिंग एक्टिवेटेड चारकोल। हमें पता है जो चारकोल होता है वो क्या, इस पर क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। तो मान लो अगर तुम्हारा कलर है तो ये कलरिंग कंपाउंड को क्या करे, एडजॉर्ब करके क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाता है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन बिकम नेसेसरी फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। अब एक बार नहीं, कई बार क्रिस्टलाइज करके हम जो है क्या करते हैं, प्योरिटी वाला कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो बार बार इसको रिपीटेड क्रिस्टलाइज करके हम जो है प्योरीफाई कर लेते हैं। देखो ये हो गया, दो पार्ट हो गया। अब हमारा देखो डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन क्या कहता है, देखो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन से भी भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कोई भी पार्ट जो है तुमको छोड़ने वाला नहीं है। थ्योरेटिकल है यार, कुछ तो जानते होगे इन सब के बारे में, बार बार ये बात तो केमिस्ट्री में आती रहती है, और एक बार यहाँ पे पढ़ते जाओ बस, और कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं इस पर। तो दोनों को जो ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनसे तो कुछ बच ही नहीं रहा ना, सारे टॉपिक्स क्लियर ही हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो डिस्टिलेशन का, चलो तो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड यूज फॉर सेपरेट व्हाट वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी। लिक्विड वोलेटाइल है, अब एक नॉन वोलेटाइल है, तो इजीली यहाँ पे क्या करोगे, डिस्टिलेशन से टेम्परेचर दोगे, वोलेटाइल वाला वोलेटाइल होकर चला जाएगा ऊपर, और नॉन वोलेटाइल वाला बच जाएगा। और क्या कर सकते हो, या फिर लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, मान लो एक का 100 है, एक का 50 है। ठीक है, अब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, अब 50 वाला क्या होगा, वेपोराइज होगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, डिस्टिल आउट करके कलेक्ट कर लेंगे बाहर। ठीक है, और बाकी के क्या होगा, जिसमें डिफरेंस हुआ ना, 100 और 50 में डिफरेंस है, तो हम 50 का है तो 100 तक नहीं जाने देंगे, यानी इसको इवेपोरेट नहीं होने देंगे, केवल हम इसको इवेपोरेट करेंगे और बाहर जो क्या कर लेंगे, बाहर जो है कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका ये बात रहा। ठीक, और देखो क्या है एग्जाम्पल, मैंने ऐसे करके दिखा दिया तुमको कि एग्जाम्पल्स तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जो है मेथड्स का एग्जाम्पल तुमको याद करके रखना है ना। क्लोरोफॉर्म बॉइलिंग पॉइंट जिसका ये है, एनिलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ये है। देखो डिफरेंस, अब इजीली सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन। इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से ये इजीली क्या कर लेते हैं, डिस्टिल्ड आउट हो जाते हैं। ठीक, अब देखो ऑन बॉइलिंग क्या होगा, वेपर्स ऑफ द लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट आर फॉर्म फर्स्ट। भाई जिसका 50 मैंने 100 लिया,
तो टेम्परेचर दे रहा है तो सबसे फर्स्ट ये होगा ना, फर्स्ट वेपर इसी का फॉर्म होगा, और फर्स्ट वेपर होगा तो हम 100 तक जाने नहीं देंगे और इसको क्या करेंगे, अलग कलेक्ट करके निकालेंगे। वेपर्स ऑफ हायर वॉल्यूम कंपोनेंट्स फॉर्म लेटर, इसका लेटर बाद में बनेगा, ठीक। तो हमें थर्मामीटर अगर लगा करके क्या करें, 100 तक जाने ही ना दें और इसी को केवल वेपोराइज करते रहें, तो हमको प्योर क्या मिल जाएगा, लोअर बॉइलिंग टेम्परेचर वाला कंपाउंड हम यहाँ पे सेपरेट इजीली कर लेंगे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर दे रहा है, दोनों मिक्स करके रखे हुए हैं, लोअर वाला जाएगा ऊपर से जाकर के इधर ठंडा होकर के यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा लिक्विड सब्सटेंस, ठीक। वाटर लिक्विड और एक कंडेंसर, ये क्या करता है कि ये ठंडा है ना, ये वहाँ से जब वेपर आएगा तो यहाँ से जब ये बाहर कोल्ड रहेगा बाहर में, तो ये अंदर वाला ये वेपर क्या होगा, कंडेंस होकर के ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक। ये हमारा क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन वाला अपैरेटस है। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सिंपल डिस्टिलेशन था, अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या है, अगर जो है डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू सब्सटेंस इज नॉट मच, यहाँ पे हमने देखा 100 और 50 के लिए एग्जांपल लेकर के बोला 100 और 50 खूब ज़्यादा डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो है डिफरेंस ही नहीं आ रहा है भाई, 50 से 60 है लगभग, इतने का ही लगभग आसपास में है, 50 का है, 55 का है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि मिक्सचर मिलने का ज़्यादा चांस है, तो सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ पे नहीं कर सकते, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो कैसे होता है, तो देखते हैं इसको कैसे होता है। देखो अभी जेई में क्वेश्चन पूछा है, एम्स में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो वेपर्स ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यहाँ पे जो कॉलम होगा वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा। यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया था, सिंपल था, यहाँ पे नीचे से हीट कर रहे थे, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कॉलम हमारा सिंपल वाला नहीं होने वाला, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा बिफोर कंडेंसेशन। तो इससे होता क्या है, द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड ओवर द माउथ ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके माउथ पर क्या लगा देंगे, तो इसका अपैरेटस हम देख लेते हैं। तो देखो वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद द हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कह रहा है कि द वेपर राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम्स रिचर इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। ये जो ज़्यादा वोलेटाइल वाले कंपोनेंट होंगे वही तो ऊपर जाएंगे और ऊपर जब सबसे ऊपर जो है रिच किसका होगा, जिसका कम जो है बॉइलिंग पॉइंट है, कम ही टेम्परेचर पे क्या हो जा रहे थे, ये वेपोराइज हो जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है कि बाई द टाइम द वेपर रीचेस टू द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दीज आर रिच इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। अब जो मोर वोलेटाइल होगा उसमें जो है रिच हो जाएगा टॉप में, सिंपल सा बात है। अब देखो क्या कर रहा है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड्स मेनी सरफेस फॉर द हीट एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग वेपर्स एंड द डिसेंडिंग कंडेंस्ड लिक्विड, ठीक है। एक तो असेंडिंग वेपर है, ऊपर जाएगा, ठीक। अभी इसमें क्या होगा ना, ये बहुत सारे सरफेसेस मिलेंगे यहाँ पे, हीट का एक्सचेंज होकर के ठंडा होकर के कुछ जो है क्या करेंगे, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो वही असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग कंडेंस्ड लिक्विड, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, तो कुछ जो है ऊपर जाएंगे और कुछ जो है क्या करेंगे, ये हीट एक्सचेंज करके क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएंगे। देखो जो हायर बॉइलिंग वाला होगा, देखो लोअर बॉइलिंग वाला तो अच्छा खासा टेम्परेचर होगा, जो ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खूब ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे हायर बॉइलिंग होंगे ना, हायर बॉइलिंग तो नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं तो बॉयल तो हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये हो जाएगा, जब यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे ना अपना टेम्परेचर, तो तुरंत जल्दी से ठंडा हो जाएंगे ना, यानी कि हायर टेम्परेचर पे ही ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में फिर से आ जाएंगे जो गैस फॉर्म में गए थे, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे एक तो बॉयल हुए, ठीक। हीट एक्सचेंज करके क्या हो जाएंगे कि जैसे थोड़ा सा ही टेम्परेचर कम होगा इनका तो ये जस्ट नीचे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, डिसेंडिंग कंडेंस्ड लिक्विड के फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। और जबकि टेम्परेचर इसको भरपूर किसको मिल रहा है, जो लोअर वाले हैं, लोअर वाले के लिए क्या है, ये भरपूर है, तो ये ऊपर चढ़ता जाता है और यहाँ पे रिच हो जाएगा। अब रिच हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर कलेक्ट आउट हो जाएगा। तो ये सिंपल पैक्ड कॉलम है, ये बबल्ड प्लेट तुम्हारा कॉलम है। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, तो देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाँ, तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसी का है, ठीक है। तो ये समझ गए ना क्या हुआ, हायर और लोअर वाले का become richer in the boiling point, vapor thus become richer in the lower वाले का। upon reaching the top of the vapor lower boiling point component, प्योर लोअर बॉइलिंग वाला कंपोनेंट ऊपर पहुंचेगा और ये क्या होगा, बाहर निकाला जाएगा। रिमेनिंग लिक्विड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क गेट एनरिच इन द हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट। जब यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज करके नीचे ड्रॉपलेट के फॉर्म में आता जाएगा, वो हायर वाला नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे होता है। तो मेन बात तुम्हें याद क्या रखना है ना, कि ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है प्रोवाइड क्या करते हैं, ये
ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड मेनी सरफेस फॉर द हीट एक्सचेंज भी, ठीक है। तो ये हीट एक्सचेंज करने का सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ये बात याद रख लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देख रहे हो, थर्मोमीटर लगाया है, यहाँ पे कंपाउंड रखा हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये है, ऊपर गया यहाँ से करके निकाल लिया गया, ठीक है। लोअर वाले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यूनिट इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड थियोरेटिकल प्लेट, ठीक है। लास्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा था, तो ईच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन यूनिट इन द फ्रैक्शनल कंडेंसेशन इज कॉल्ड थियोरेटिकल प्लेट। अब कॉमर्शियली कॉलम्स विद हंड्रेड्स ऑफ प्लेट्स आर अवेलेबल, ठीक है। अब देखो वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन फॉर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन सा है तुम्हारा, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में ये है। और यही सारी चीज़ें जो है मेनली क्वेश्चन में हमारे पूछे जाते हैं एग्जांपल से, ठीक है। तो देखो मैंने एग्जांपल यहाँ पे मार्क आउट कर दिया है। अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का बात करते हैं। डिस्टिलेशन करेगा लेकिन प्रेशर को क्या कर दिया, अंदर में प्रेशर डिक्रीज कर दिया, प्रेशर कम कर दिया है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर जो है प्रेशर कम कर दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा। अब लिक्विड्स हैविंग यूज टू प्योरीफाई क्या, तो लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स and those which decompose at or below their boiling point, ठीक। liquid having very high boiling point and those which decompose at or below their boiling point, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है, तुम्हारा हाई बॉइलिंग पॉइंट है लेकिन डिकम्पोज रहते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट, या फिर उससे थोड़ा सा कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। तो देखो नीट 2024 में सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। देखो एम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 23, 22 रिसेंट में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, देख रहे हो इसी पेज से, ये वाला पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो कह रहा है कि लिक्विड बॉइल्स एट ए टेम्परेचर एट विच इट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है भाई, ये जो है सॉल्यूशन चैप्टर में भी हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो देखो ये कोई भी लिक्विड जो है बॉयल एट ए टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। कोई भी लिक्विड है, तुम यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक, तभी बॉईल कब करेगा, जब ये एक्सटर्नल प्रेशर और इसका जो है बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसके अंदर का प्रेशर ही कम कर रहे हैं, प्रेशर कम कर दे रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, कम ही टेम्परेचर पे एट लो टेम्परेचर बॉईल हो जाएगा, एट लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये बॉईल होने वाला है। क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम कर दिया, अब थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेचर दिया ना तो जल्दी से क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ से निकल के आया। अब क्या कर रहा है, द प्रेशर इज रिड्यूस ऑन द हेल्प ऑफ ए वाटर पंप, वैक्यूम पंप, ठीक। तो अब यहाँ पे वैक्यूम पंप से हम प्रेशर को रिड्यूस कर दिए, तब क्या हो जाएगा, सो इट विल बॉईल एट ए लो टेम्परेचर मीन्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। ये हुआ हमारा इफेक्ट कहाँ से, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर से, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट तो इसका हाई है पर हमने प्रेशर करके क्या, प्रेशर कम करके इसका कम कर दिया, इसके साथ खेल कर दिया, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल इसका क्या, स्पेंट लाइन इन द सोप इंडस्ट्री, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तुम याद कर लेना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का, ठीक है। सेम है तुम्हारा यहाँ पे, एक टेम्परेचर के मेजर करने के लिए है, ठीक है। बाकी कंडेंसर, अब कंडेंसर में खेल हमने कंडेंसर, ये कहाँ गया यार, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर ना, प्रेशर, हाँ, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यहाँ से वैक्यूम पंप लगा कर क्या किया है, यहाँ पे प्रेशर को कम कर रखा है, जिससे कम ही टेम्परेचर पे बॉईल होकर के ये निकल जाएगा यहाँ से। अब देखो स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा हमने, ठीक है। डिस्टिलेशन की कई सारी चीज़ हमने पढ़ लिया, सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा, फिर फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन पढ़ा, अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर पढ़ा, अब क्या पढ़ना है हमको, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन देखो भाई कितना सारा जो मतलब रिसेंट के PYQs यहाँ से आ रहे हैं यार, मतलब कि ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने इसको अलग करके ही लाया है, ठीक है। तो तुम इसको अच्छे से देखो, और NCERT की लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है, बस यही इतना ही तुम करो यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। तो इतना ही तुम कर लो, मोर देन एनफ है। अब देखो कह रहा है कि अप्लाई टू सेपरेट सबस्टेंस विच आर स्टीम वोलाटाइल, स्टीम दिया तभी ये वोलाटाइल हो जाते हैं, एंड आर इमिसिबल विद द वाटर। अब कह रहा है कि इन स्टीम डिस्टिलेशन क्या होगा, कि स्टीम फ्रॉम स्टीम जनरेटर, कोई तो होगा यहाँ पे स्टीम जनरेटर करेगा, तो वहाँ से स्टीम को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा थ्रू ए हीटेड फ्लास्क कंटेनिंग द लिक्विड टू बी डिस्टिल। जो लिक्विड को डिस्टिल करना है वहाँ पे तुम क्या करोगे, स्टीम को पास करोगे। अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड,
कंपाउंड है, यहाँ पे स्टीम पास किया, अब ये स्टीम के साथ एवेपोरेट होकर के मिक्सचर ये गया, अब इसको जो क्या किया कंडेंस करके कलेक्ट कर लिया गया। अब कंपाउंड इज लेटर सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल से क्या कर लोगे तुम, इसको सेपरेट आउट कर लोगे। स्टीम क्या है भाई, स्टीम क्या है, ये वाटर ही तो है, वाटर है, और हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये मिक्सचर बाहर जाकर कंडेंस हुआ है, तब यहाँ से वाटर क्या कर लेंगे हम रिमूव कर लेंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है यहाँ पे। करेक्ट, लिक्विड बॉइल्स व्हेन द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड एंड दैट ड्यू टू द वाटर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लस स्टीम है, इनके वेपर प्रेशर जब तुम्हारे क्या हो जा रहे हैं इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब क्या हो जा रहा है ये, तब क्या हो जा रहा है ये बॉयल हो जा रहा है। ठीक, तो अब ये लिक्विड बॉयल हो जा रहा है, तो ये यहाँ पे ये टेक्निक वाला बात, ट्रिक वाली बात यहाँ पे ये है, तो ये हमारा ये बात हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर क्या हो जाए, तुम्हारा ऑर्गेनिक लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, और जो है तुम्हारा वाटर के जो स्टीम वाला आ रहा है इसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। ठीक, इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और देखो ऑर्गेनिक लिक्विड क्या होगा, ऑर्गेनिक लिक्विड वेपोराइज एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब देखो दस क्या कर रहा है कि इफ़ वन ऑफ द सबस्टेंस इन द मिक्सचर इज वाटर एंड अदर ए वाटर इनसॉल्युबल सबस्टेंस देन द मिक्सचर विल बॉइल क्लोज टू बट बिलो इतना। ठीक है, कह रहा है कि एक तो मिक्सचर में क्या हो, तुम्हारा वाटर हो या फिर कोई सब्सटेंस हो जो वाटर इनसॉल्युबल है, तो अब ये मिक्सचर क्या होगा, बॉइल होएगा किसके 373 या फिर जो है इसके क्लोज में। ठीक है, वाटर का क्या होता है तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि 373 केल्विन होगा, तो इसके आसपास या फिर इसके जो है बिलो ही क्या हो जाएगा तुम्हारा ये मिक्सचर क्या होने वाला है, बॉइल होने वाला है। डायरेक्ट सेम लाइन उठा करके तुम्हारा नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो अभी और क्या बोला है एग्जाम्पल में, हम तुमको क्या याद रख देना है कि एनिलीन इज ए सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर। ठीक है, एनिलीन को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं एनिलीन वाटर मिक्सचर से। सेम यही मेथड लगता है, कौन सा, कि स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, देखो जेई 2024। अब देखो 23, 22 जेई 2020 एम्स में देखो कितना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्जाम्पल इसका एक और है, ये एम्स वाले एग्जाम्पल है, जेई वाला एग्जाम्पल से और क्या पूछता है कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम सेपरेट करते हैं किससे, तो स्टीम डिस्टिलेशन से। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इस बात को तुम याद रख लेना। ठीक है, तो मतलब कि ये सारे जो है पार्ट तुमको ऐसे छोड़ने नहीं है। देखो अब बोल रहा है क्या, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या हुआ, आ जाओ ये देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इट इज सेपरेटेड बाई शेकिंग इट विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज़ मोर सॉल्युबल। कंपाउंड है वो जो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल है, इन दोनों को क्या किया, मिक्स करके शेक किया, तो इनका जो है सॉल्यूशन बना लिया। अब द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर सो दैट दे फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट लेयर, अब विच कैन बी सेपरेटेड बाई द सेपरेटरी फनल। अब इनको जो है क्या कर लेंगे, हम सेपरेट आउट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है इमिसिबल हैं और सेपरेट लेयर बना रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि किसी एक्वस मीडियम में प्रेजेंट था। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा ना, उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम इसको मिक्स करके इसको शेक करेंगे जब ना, तो मिक्स होगा तो उसमें 2 लेयर बनाएगा, 2 लेयर बनाएगा। कह रहा है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर सो दैट फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट लेयर। अब एक एक्वस मीडियम वाला लिया और एक जो क्या लिया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में था सॉल्युबल, इन दोनों को लिया। ठीक, अब इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया, तो अब ये वाला एक्वस मीडियम और ये जो है दोनों आपस में इमिसिबल थे, तो 2 लेयर हमारा बना। अब सेपरेटिंग फनल से इसको क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो सेपरेटरी फनल जो है यहाँ पे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट इन ए सेपरेटरी फनल एंड इज शोन इन फिगर में दिखाया गया। आगे देखते हैं। कर इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेस सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट सच ए इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड। अब इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन, मतलब बार बार ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। कब, जब ये ऑर्गेनिक हमने कंपाउंड लिया और जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया, ये जो है कम सॉल्युबल है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार ये इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। अब सेम सॉल्वेंट इज रिपीटेडली यूज्ड। ठीक, अब देखो आगे हमारा क्रोमेटोग्राफी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा इस प्योरीफिकेशन में क्रोमेटोग्राफी ही है। क्रोमेटोग्राफी को हर जगह नाम आ जाता है हमारे, ठीक है, बायो में भी आता है। ठीक है, अब देखो जेई 2024 देख रहे हो, क्रोमेटोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक। अच्छा, और इसको पहले हम 8.110
8.110 में देख लो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या हुआ, सॉल्वेंट का लेयर और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एक्वस लेयर। ठीक है, ये दोनों जो है क्या बनाया अपने लेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ए सॉल्वेंट लेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को मिक्स किया तो ये मिक्स हो गए और जो है एक्वस का लेयर क्या हुआ आगे बन गया। ठीक, तो हमने इसको कैसा लिया, इन दोनों को लिया ऐसा कि ये दोनों आपस में क्या हो, सॉल्युबल हो। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सॉल्युबल हो गए, बाकी वाटर क्या हुआ हमारा सेपरेट आउट हो गया। समझ गया ना कैसे किए, तो ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन था हमारा। और कौन सा फिगर है यहाँ पे, स्टीम डिस्टिलेशन वाला ये रहा। स्टीम डिस्टिलेशन से यहाँ पे देखो, ठीक, कंपाउंड टू बी डिस्टिल यहाँ पर था और यहाँ पे वाटर करके यहाँ से स्टीम पास कराया जा रहा है, यहाँ से स्टीम आ रहा है। ठीक, स्टीम आ रहा है, अब ये क्या होगा, ये स्टीम के साथ मिल करके ये वेपोराइज होकर क्या यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें वाटर के साथ साथ क्या होगा, ये डिस्टिल्ड लिक्विड दोनों होंगे। ठीक है, बाद में इसको सेपरेट आउट इजीली कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखें कि इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, हम इसको यूज़ करते हैं। और देखो द नेम क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन व्हाट, ग्रीक वर्ड क्रोमा, क्रोमा मतलब होता है कि कलर। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती है हमारी, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑन टू ए स्टेशनरी फेज होता है, एक तो मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज क्या है, विच में भी ये सॉलिड या तो लिक्विड होगा, ए प्योर सॉल्वेंट, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और ए गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। कोई स्टेशनरी फेज होगा जो कि सॉलिड या तो लिक्विड होगा, इस पे क्या करेगा तुम सॉल्यूशन को क्या करोगे, सॉल्यूशन को डालोगे यहाँ पे, द कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, द मूविंग ओवर द मूविंग फेज इज कॉल्ड द मोबाइल फेज। ठीक है, हमने ये लिया, ये तो कोई लिक्विड या तो कोई सॉलिड होगा जो कि एब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंटली एब्जॉर्ब करेगा किसको, हमारे जो सॉल्यूशन हम जो यहाँ पे प्योर करने वाले हैं। ठीक है, इनको डिफरेंशियली एब्जॉर्ब करेगा और ये इनका जो है अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब होकर आगे ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बढ़ रहा है आगे ये मोबाइल फेज हो जाएगा और जो हमारा स्टेशनरी फेज है जिस पे एब्जॉर्ब हो रहा है ये स्टेशनरी फेज हो जाएगा। अब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट कैटेगरी में हमारे है कौन सा, तो एक तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो मैं भी बता रहा था, स्टेशनरी फेज जो एडजॉर्ब करेगा, और दूसरा क्या है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में देखो क्या होगा कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब्ड ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री। डिफरेंट जो है कंपाउंड तुम्हारे डिफरेंट डिग्री पे एडजॉर्ब हो करके लेयर बाय लेयर क्या होते जाएंगे, सेपरेट आउट होते जाएंगे जैसे जैसे इस पर मूव करेंगे। ये व्हेन ए मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर स्टेशनरी फेज, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव बाई वेरिंग, देखो हमसे पूछा मूव बाई वेरिंग डिस्टेंसेज ओवर द स्टेशनरी फेज, वही बात मैं बोल रहा। अब फॉलोइंग द टू मेन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टाइप्स प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एक्सटेंशन पे बेस पे, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन पे बेस के बेसिस पे क्या है तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया इसको, एक तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आ जाओ देख लेते हैं हमारा क्या है ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व व्हाट, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ओवर ए कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट स्टेशनरी फेज पैक्ड इन ए ग्लास ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे कहाँ पे, कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट होगा, यहाँ पे स्टेशनरी फेज जो होगा ना जो एडजॉर्ब करता है हमारा, तो वो ओवर ए कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट पैक्ड इन ए ग्लास ट्यूब में। ठीक, अब एन अप्रोप्रिएट एलिमेंट विच इज ए लिक्विड या फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो डाउन द कॉलम स्लोली। ठीक है, अबे जैसे नीचे जाएगा तो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ विच कंपाउंड एडजॉर्ब कंप्लीट सेपरेशन होता जाएगा। ठीक है, द मोस्ट रेडली एडजॉर्ब सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सबसे पास में ही एडजॉर्ब हो जाएगा, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो रिटर्न नियर टू द टॉप, हमने यहाँ से डाला तो जो जल्दी एब्जॉर्ब हुआ जो यहीं रह गया, बाकी जो और थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन उसका लेट हुआ तो और नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया, इससे जाते जाएगा। ठीक है, टू द कम डाउन टू द वेरियस डिस्टेंसेस। ठीक है, तो देखो हमने जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखो तो सॉल्वेंट लिया ये डाला, अब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है हमारा। ठीक, अब ये स्टेशनरी फेज है हमारा एडजॉर्बेंट है। ठीक, तो अब इसमें से क्या होगा एडजॉर्प्शन ऐसा होता जाएगा, नीचे मूव करेगा जैसे, तो और जब ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा ये भी, और फिर बाद में क्या करेंगे हम इसको ओपन करके यहाँ से कलेक्ट आउट कर लेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा कॉलम वाइज ऐसे डिवाइड होगा। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि अनदर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सचर ओवर ए थिन लेयर ऑफ एन एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन ए ग्लास प्लेट। अब ग्लास प्लेट पे क्या हुआ, हमने कुछ कोट किया है ना, तो इस पे जो है क्या होंगे ये एडजॉर्ब होने वाले हैं। मिक्सचर ओवर ए थिन लेयर ऑफ एन एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन द ग्लास प्लेट। अब ग्लास प्लेट पे एडजॉर्बेंट डाला हुआ है
है ना ग्लास पे एडजॉर्बेंट का कोटिंग कर दिया गया है। अब यहाँ पे कंपाउंड डालोगे ना तो ये जो है डिफरेंशियली यहाँ पे एडजॉर्ब होने वाले हैं। अब ए थिन लेयर ऑफ अबाउट इतना mm का 0.2 mm का क्या होगा ऑफ एडजॉर्बेंट, जैसे कि एडजॉर्बेंट क्या सिलिका जेल या फिर एलुमिना जो कि एडजॉर्ब करेंगे, इज स्प्रेड ओवर ए ग्लास प्लेट ऑफ ए सूटेबल साइज। अब द प्लेट इज नोन ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट और क्रोमा प्लेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्लास लिया, इसमें पतला लेयर क्या डाला तुमने सिलिका जेल या एलुमिना। ये क्या करेंगे, ये जब हम सॉल्यूशन हम डालेंगे यहाँ पे जो हमारा सेपरेट करना होगा तो डिफरेंटली यहाँ पे एडजॉर्ब्ड होने वाले हैं। इनको बोल दिया हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट या फिर क्रोमा प्लेट, है ना। अब देखो कह रहा कि सोल्यूशन ओवर मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड एज ए स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर एबव द एंड ऑफ द TLC प्लेट। ठीक है, ये हमारा सैंपल का सैंपल का जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये डाला गया है। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि सेपरेटेड स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव द एंड ऑफ द TLC प्लेट। TLC लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर क्या है हमारा ये सैंपल का ये डाला हमारा ये बेस लाइन है ना। यहाँ पे ये सॉल्वेंट होगा, ये एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन द ग्लास प्लेट होगा, इस प्लेट पे एडजॉर्बेंट कोटेड हुए हैं और ये हमारा जार है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ इनको जो है दिखाया जा रहा है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे कि ग्लास प्लेट इज थिन प्लेट और इन ए क्लोज जार है। क्लोज जार में क्या है, एक ग्लास प्लेट हमारा लिया गया कंटेनिंग द इल्यूएंट, इसी पर जो है कोटेड किया गया है। एज द इल्यूएंट राइजेज अप, यहाँ पे इल्यूएंट नीचे रखा गया है। अब जैसे जैसे ये ऊपर मूव करेगा ना राइजेज अप, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मूव अप अलोंग द इल्यूएंट टू डिफरेंट डिस्टेंसेज डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन एंड सेपरेशन टेक्स प्लेस। जैसे जैसे ऊपर कैपिलरी एक्शन से चढ़ेगा तभी क्या होगा ये डिफरेंट डिस्टेंस पे क्या होगा, यहाँ पे एडजॉर्बेंट है तो डिफरेंट डिस्टेंस पे क्या होगा मूव करेगा। अब इन्हीं के बेसिस पे क्या होगा ये सेपरेशन यहाँ पे होने वाला है। अब द रिलेटिव एडजॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट रिटार्डेशन फैक्टर या फिर RF वैल्यू। यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा है, इसके साथ ये भी क्या होगा कुछ डिस्टेंस पे इसमें से जो भी कंपोनेंट्स होंगे डिफरेंटली एब्जॉर्ब होकर के इस पर चढ़ेंगे और ये रिटार्डेशन फैक्टर से क्या होंगे रुकते जाएंगे इसे। ठीक है, रिटार्डेशन फैक्टर क्या है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द सबस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन एक्स, बेस लाइन से कितना मूव किया अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। अब ये सॉल्वेंट कितना ऊपर चढ़ा वो पहले तो ये कितना चढ़ा वो और साथ में क्या डिवाइडेड बाई ये सॉल्यूशन में ये जो इलेवेंट नीचे लिया था सॉल्वेंट ये कितना चढ़ा, ये RF हो जाएगा रिटार्डेशन फैक्टर। अब देखो यहाँ पे JEE 2017 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है रिटार्डेशन फैक्टर से रिलेटेड। तो ये भी आ सकता है रिटार्डेशन फैक्टर किससे रिलेटेड है, तो हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में रिटार्डेशन फैक्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो तो अब ये सॉल्वेंट कितना ये हमारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड RF यानी ऊपर है कि डिस्टेंस मूव बाय सबस्टेंस बाय द बेस लाइन, तो सबस्टेंस कितना मूव किया ये बेस लाइन से x मूव किया। ठीक, और ये सॉल्वेंट कितना मूव किया y, तो क्या हो जाएगा हमारा x अपॉन y, यही तो है। अब देखो अब द स्पॉट्स ऑफ द कलरलेस कंपाउंड को क्या करोगे, अगर जो कोई कंपाउंड कलरलेस वाला स्पॉट्स होगा उसको कैसे देखोगे, तो इनविजिबल है तो उसको क्या करोगे फ्लोरेसेंस करोगे अल्ट्रावायलेट लाइट से, कैन डिटेक्टेड बाय पुटिंग द प्लेट अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट में लगाओगे तो कलरलेस वाला क्या हो जाएगा हमें विजिबल हो जाएगा। देख रहे हो कोई जो है नहीं, बस NCERT के लाइन ही हमको क्या करना है पढ़ना है। अब देखो अनदर डिटेक्शन टाइप जो कलरलेस हैं उनके लिए हमने क्या दिखा, एक तो अल्ट्रावायलेट से देख दिया, अब दूसरा कैसे देखोगे प्लेस द प्लेट इन द कवर्ड जार कंटेनिंग फ्यू क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, आयोडीन हमारा है कलरिंग करेगा ये। अब स्पॉट्स ऑफ द कंपाउंड विच एडजॉर्ब द आयोडीन विल शो ऑफ द ब्राउन स्पॉट, अब जो आयोडीन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है वो तुम्हारा क्या कर रहा है ब्राउन कलर का स्पॉट हमको दिखा रहा है। ठीक है, अब अप्रोप्रिएट रिएजेंट जो है हम यूज़ कर सकते हैं विजुअलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्या, जैसे कि अमीनो एसिड डिटेक्ट कैसे कर लेते हैं, स्प्रेइंग द प्लेट विद नीन हाइड्रोजन सोल्यूशन है उस अगर स्प्रे कर देते हैं ना तो वो अमीनो एसिड वाला क्या पार्ट विजिबल हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल वाले पार्ट में ये भी आ गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पार्ट क्या है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो हमने देखो कहाँ से क्या पढ़ा कि डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन पे बेस हमारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी था और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी था। ठीक है, ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी था। अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आ गया। ठीक, एडजॉर्प्शन जहाँ हो रहा था हमारा कॉलम वाले में थिन लेयर पे, अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आ जाओ, तो ये रहा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक, अब पार्टीशन क्रोमेटो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे भर के यहाँ पे आए हुए हैं, सारे रिसेंट के PYQs हैं भाई, देख लो सामने सब निकाल के रखा हुआ है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है कि बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा
कि डिफरेंशियल पार्टीशन किया रहेगा हर एक जगह पे मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी और मोबाइल फेस के बीच में। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यही क्वेश्चन है, ये सारे जो आए हुए ना पेपर क्रोमेटोग्राफी को ही लेकर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, स्पेशल क्वालिटी का पेपर जो कि नाम है उसका क्रोमेटोग्राफी पेपर, इसको यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर क्या करता है, यहाँ पे कंटेंट वाटर ट्रैप्ड इन इट, इसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है विच एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज की तरह हमारा काम करता है और इस पर क्या करेंगे हम सॉल्यूशन को डालेंगे। अब मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड इन ए सूटेबल सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट क्या करोगे, स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर इज पोटेड एट द बेस विद द सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है। ठीक है, एक जार में हमने इसको रखा हुआ है, उस पर क्या करोगे तुम, ये जो कंपाउंड हमारा होगा मिक्सचर उसको स्पॉट कर दोगे नीचे पे, सस्पेंडेड इन ए सूटेबल सॉल्वेंट ऑफ द ये बेस विद द बेस एट द बेस विद द सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, इसको हमने नीचे जो है यहाँ पे कर दिया, स्पॉट कर दिया। अब क्या होगा, द सॉल्वेंट राइजेज अप द पेपर बाय द कैपिलरी एक्शन से क्या होगा, ये सॉल्वेंट ऊपर मूव करेगा। ठीक, अब मूव करेगा तो फ्लोज ओवर द स्पॉट, अब ये स्पॉट के ऊपर से भी मूव करेगा, है ना। अब द पेपर सेलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंशियल पार्टीशनिंग इन द टू फेजेस, है ना। पेपर स्ट्रिप सो डेवलप इज नोन एज क्रोमेटोग्राफ। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये स्पॉट जो है डिफरेंटली क्या होगा, राइज करेगा। ठीक, तो अब ये जो राइज करने के बाद बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, क्रोमेटोग्राम बनेगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी पेपर है, जा रहा है, ये स्पॉट है, ये बेस लाइन से क्या हो रहा है, ये सॉल्वेंट ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है। और देखो द स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड कलरलेस कंपाउंड्स मे बी ऑब्जर्व्ड आइदर अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट और या फिर यूज ऑफ अल्टरनेट क्या अप्रोप्रिएट स्प्रे रिएजेंट। सेम वही विजुअलाइजेशन करने के लिए क्या, अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर किसी रिएजेंट से हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हमारी क्या रही, ये अभी तक रही क्वांटिटेटिव। ठीक है, हमारी प्योरीफाई करने वाली है। नेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ें क्या करना है तुमको देख लेना है, ये मैंने कर दिया, प्यूरिफिकेशन ऑफ हमने किया अभी। उसके बाद जो क्या करेंगे हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम एक बार यहाँ से देख जाना और जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस में आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या कि किस किस पार्ट से कैसा क्वेश्चन आया, मतलब तो लाइन से जो क्वेश्चन आया कर लिए। अब ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, इनको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसको करके आओगे तभी तो पता चलेगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करोगे ना, तो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एडिशन दे में ऑल्सो कंटेन व्हाट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको जो है क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली कैसे निकालेंगे आगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो अगर तुम्हारे कंपाउंड में क्या है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होता है, ईजी होता है। अब देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या डिटेक्टेड बाई व्हाट, हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर टू ऑक्साइड। कॉपर टू ऑक्साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट करेंगे, यहाँ पे कॉपर किस में है, +2 में है। ठीक है, तो कॉपर टू ऑक्साइड में जब इसको हम हीट करेंगे ना, तो कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टेड विद द लाइम सॉल्यूशन। ठीक, और जो है हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में, और इसको एनाइडाइज कॉपर सल्फेट से क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक, पहला बात ये देखो, अगर कार्बन है ये ऑक्सीडाइज, ये तुम्हारा जो है CO2 से रिएक्ट करके कॉपर बना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन चेंज टू व्हाट, हाइड्रोजन चेंज टू H2O वाटर। ठीक, अब ये चीज़ है तो अब बन रहा है, इसके लिए चेकिंग करने के लिए क्या करते हैं, हमारा CO2 के लिए सबसे पॉपुलर चेक करने का मेथड यही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा तो हमारा मिल्की जो है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन के मिल्की हमारा अपीयरेंस देता है। ये हमारा चेक हो गया कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, अगर वाटर है तो हमने जो है उसको कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया तो यहाँ पे ब्लू विट्रॉल CuSO4.5H2O बना, का मतलब यहाँ पे हमारा जो है वाटर प्रेजेंट है। ठीक, तो इनका टेस्ट हमने कर लिया और जो है यहाँ पे ये किस में चेंज हो गए, इसको ये भी निकाल लिया, कॉपर चेंज टू CO2, हाइड्रोजन चेंज टू H2O। ये हो गया तुम्हारा डिटेक्शन ऑफ व्हाट, कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस, ये रहेंगे तो हमारा लाइसेंस टेस्ट से निकालेंगे। अब ये चीज़ तुमको याद रख लेना है कि लाइसेंस टेस्ट से हम क्या क्या हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो जेई में देखो यहाँ से सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस यहाँ से लाइसेंस टेस्ट से निकाला जाता है। अब क्या करना है यहाँ पे देखो,
द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवैलेंट से जो है आयनिक फॉर्म में चेंज किए जाते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? कोवैलेंट से जब हमने आयनिक में चेंज किया तो ई चैन यहाँ पे ब्रेक होंगे और आगे के रिएक्शन हमारे क्या होंगे? ईजी होंगे। आगे के रिएक्शन क्या होंगे? ईजिली रिएक्शन हमारे टेक्स प्लेस करेंगे। बनता क्या है? देखो हमारा हमने बोला है नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस। बार बार इसको पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन्स इनके साथ अगर रिएक्ट करते हैं हमारा ये कैसे लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाता है। पहले तो क्या बनाएगा? लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाएगा ये NaCl। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड किया है सारी चीज़ें, तो इसको इधर देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा सोडियम होगा। ठीक है, सोडियम हर जगह लेने वाले हैं हम। ठीक है, और स्पेशल केस अगर नाइट्रोजन तुम लेते हो, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ में तुम्हारा क्या रहता है? कार्बन हमारा रहता है। ये बात तुमको क्या करना है? मार्कआउट कर लेना है। सोडियम के साथ नाइट्रोजन के लिए चेक कर रहे हो तो ये कार्बन भी हमारा रहेगा, तो NaCN बनाएगा। ये सब जो बन रहे हैं ना, ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या फिर लसाइन है ना, लसाइन प्रोसेस है ना, लसाइन टेस्ट है ना, तो लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाएगा। ये जो होंगे ये आयनिक कंपाउंड होंगे। सोडियम से अगर रिएक्टर सोडियम ये सब चीज़ को रिएक्ट कर रहे हो, अगर सोडियम नाइट्रोजन के लिए चेक कर रहे हो तो कार्बन भी होगा तो NaCN बनाएगा, सल्फर होगा तो Na2S बनाएगा, X होगा तो NaX बनाएगा, X मतलब हैलोजन। ठीक है, और देखो यहाँ पे फास्फोरस होगा तो इस फास्फोरस की जगह पे क्या लोगे तुम? कहाँ गया यार? हाँ, ये फास्फोरस होगा तो उसके साथ ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पे होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो काम करेगा वो Na3PO4 बनाएगा। तो ये सारे जो कंपाउंड हमको मिलने वाले हैं क्या? ये आयोनिक रिएक्शन है। अब इनके लिए इनको हम लेकर के क्या करेंगे? आगे यहाँ पे नाइट्रोजन के टेस्टिंग के लिए जाएंगे, सल्फर के टेस्टिंग के लिए जाएंगे, हैलोजन के टेस्टिंग के लिए जाएंगे और फास्फोरस के टेस्टिंग के लिए हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। पहले हमने क्या बना लिया? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब इनको जो है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर हैलोजन, टेस्ट फॉर फास्फोरस यहाँ से ले जाने वाले हैं आगे। ठीक है, तो चलो देखो अभी यहाँ पे देखो मैंने आयनिक कंपाउंड है, इसको दिखाते हुए Na+CN- निकलेगा, ऐसे Na+X- निकलेगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पे क्या कर रहा है कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस कम फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात तो सही है। और देखो ये जो एक्सट्रैक्टेड है साइनाइड, सल्फाइड, हैलाइड्स ऑफ द सोडियम फॉर्म ऑन सोडियम फ्यूजन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट व्हाट बॉइलिंग इट इन द डिस्टिल्ड वाटर। अब देखो इसको दिस एक्सट्रैक्ट इज नोन एज व्हाट? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब ये जो बना ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना या फिर लसाइन एक्सट्रैक्ट बना, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब देखो अब चलते हैं किसके? नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए। नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए क्या करेंगे? हम इसको लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। सल्फर करेंगे तो इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक, अब द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो हमारा बना है इसको बॉईल करेंगे क्या? आयरन टू सल्फेट से एंड देन एसिडिफाई करेंगे। आयरन टू सल्फेट से बॉईल करने के बाद एसिडिफाई करेंगे किससे? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से एसिडिफाई करेंगे। अब जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोशियन ब्लू कलर का कंफर्म करेगा क्या? नाइट्रोजन हमारा प्रेजेंट है। ठीक, तो सोडियम साइनाइड फर्स्ट रिएक्ट विथ आयरन टू सल्फेट एंड फॉर्म सोडियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। ठीक, फेरेट टू सोडियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट ये बनाया हमारा क्या? यहाँ पे देखो ये NaCN कहाँ से आया? जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया था ना, तो ये NaCN वहाँ से आया और ये हमारा आयरन टू सल्फेट से कराना है ना, आयरन टू सल्फेट से कराया रिएक्शन, तो हमारा क्या बना है? ये सोडियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट हमारा ये कंपाउंड बना है। यहाँ पे देखो सोडियम भी निकाला है तो यहाँ पे 4+ लगा ना, तो 4 सोडियम यहाँ पे थे। ये बात कोऑर्डिनेशन में हर एक चीज़ अच्छी तरह से बताई गई आपको। ठीक है, और देखो फिर नेक्स्ट क्या करेगा? ऑन हीटिंग विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सम आयरन ऑक्सीडाइज टू आयरन 2 इज ऑक्सीडाइज टू आयरन 3। जो आयरन 2 है ऑक्सीडाइज टू आयरन 3 which react with sodium hexacyanidopherate to produce what? आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट। अब यहाँ से आयरन 3 वाला हेक्सासाइनाइडोफेरेट बना हमारा यहाँ पे, तो ये देखो डॉट एक्सएचओ यहाँ ये देगा क्या? हमारा प्रूशियन ब्लू कलर। अब ये प्रूशियन ब्लू कलर जब हमारा आ गया ना, तो ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट था। ये देखो नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन जो है हमें ऐसे यहाँ पे करनी है। चलो अभी देख लेते हैं क्या नाइट्रोजन का हमारा कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं सल्फर के लिए। सल्फर के लिए देखते हैं तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमने जो लिया था, ये देखो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमने सल्फर के लिए जो बनाया था Na2S। आओ Na2S को लेकर के आगे बढ़ते हैं। Na2S देखो Na2S लिया था, S2- यहाँ से 2Na जो है प्लस निकल चुका है, तो S2- प्लस Pb+, ये क्या होगा? एक्सट्रैक्ट एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट इज एडेड। यहाँ पे क्या करोगे तुम? लेड एसीटेट को यहाँ पे ऐड करोगे, तब ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड जो है हमको मिलने वाला है, और इससे क्या हमारा प्रेजेंस हो गया, कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सल्फर जो है हमारा प्रेजेंट था। Na2S लिया, अब जो है क्या किया हमने? लेड एसीटेट से रिएक्शन कराया, तो
ये हमारा बना PbS जो कि ब्लैक कलर का मिला और इससे सल्फर कंफर्म हो गया। अब ये हो गया सल्फर का एक टेस्ट। अब देखो ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, अब जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से यहाँ पे रिएक्शन कराया ना तो अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर हमको मिला, एक वायलेट कलर मिला। ये फिर से एक अनदर मेथड हो गया और ये कंफर्म किया क्या कि सल्फर हमारा प्रेजेंट है। तो 2 टेस्ट यहाँ पे सल्फर के लिए हो गए। अब इन केस ऑफ व्हाट नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ अगर प्रेजेंट है, भाई देख लो ये बात पूछता है, देखो सेम लाइन यहाँ से क्वेश्चन में आया हुआ है कि अगर जो है नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म। थोड़ी सोडियम थायोसाइनेट यहाँ पे हमारा बना है। अब ये क्या देगा, गिव ब्लड रेड कलर एंड नो प्रेशन ब्लू सिंस देयर आर नो फ्री साइनाइडन। साइनाइडन वहाँ पे फ्री था, साइनाइडन यहाँ पे फ्री था तो प्रोसेन ब्लू कलर दे रहा था, जबकि यहाँ पे फ्री नहीं है तो ये ब्लड रेड देगा, ना कि हमारा जो है ब्लू कलर देगा। ठीक है, ब्लू कलर ना देगा, ब्लड रेड कलर हमको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कंफर्म करेगा कि सल्फर के साथ साथ हमारा क्या है, नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी है। ठीक है, ये बात हो गया। अब इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज कैरिड आउट विद एक्सेस ऑफ सोडियम। अगर सोडियम हमने एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा, तो थायोसाइनाइड डिकम्पोजेस टू व्हाट, यील्ड साइनाइड एंड सल्फाइड। ये डिकम्पोज होकर के साइनाइड एंड सल्फाइड आ जाएगा। अब जो है क्या करेगा, ये नाइट्रोजन टेस्ट अलग देगा, ये सल्फर टेस्ट अपना अलग देगा। ठीक, वही बन गया ना फ्यूजन अपना, हमारे रासायनिक एक्सट्रैक्ट ही तो बन गए। तो सल्फर में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी क्या, एक तो एक मेथड यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आ जाएगा लेड एसीटेट से रिएक्शन करने पे। दूसरा मेथड क्या, जब हमने जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन कराया तो वायलेट कलर का आ गया, दूसरा टेस्ट हो गया। अगर जो है नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो हमारा क्या बन गया, सोडियम थायोसाइनेट बन गया। ठीक है, सोडियम थायोसाइनेट बन गया जो कि ब्लड रेड कलर दिया हमको। और जो है अगर जो है अन्य को हमने एक्सेस ले लिया तो ये इंडिविजुअली ब्रेक हो गए, जो कि नाइट्रोजन के टेस्ट को और सल्फर के टेस्ट को अब इंडिविजुअली ये दे सकते हैं। अब देखो नाइट्रोजन का और सल्फर का हमने पढ़ लिया और नाइट्रोजन सल्फर का दोनों साथ में आए तो भी पढ़ लिया। अब टेस्ट देखते हैं किसका, हैलोजन का। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद द नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन वाला सोडियम हमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, एसिडिफाइड किया नाइट्रिक एसिड से, फिर ट्रीट किया सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, फिर किया सिल्वर नाइट्रेट से तो क्या बना, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शोज प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अब ये येलो प्रेसिपिटेट बना, स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन अमोनियम शो द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ठीक है, अलग अलग एक हमारा जो है यहाँ पे कलर देखने को मिला है। तो आओ जो है देखते हैं कलर क्या मिला। वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, येलो इज प्रेसिपिटेट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शो द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल एंड क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड शोज द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये अलग अलग हमको जो है कलर इन्होंने दिया। देखो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो हमने हेलोजेंस के लिए लिया था, इनको जो है Ag+ से रिएक्ट करा तो AgX बना। ठीक, अब AgF यहाँ पे AgX जहाँ पे X है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन आयोडीन है, AgF नहीं है। क्यों, क्योंकि AgF जो है सॉल्युबल होता है तो इसका प्रेसिपिटेट तुमको नहीं मिलने वाला है। प्रेसिपिटेट किसको मिलने वाला है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। ये बात तुम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन या सल्फर प्रेजेंट है इन द कंपाउंड तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विद द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड ऑफ द सोडियम फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लसाइन टेस्ट। These ions would otherwise interfere with the silver nitrate for the halogens। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हमने यूज़ किया हेलोजेंस के लिए। अगर जो है यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन और सल्फर भी है तो उसको बोल रहा है क्या कि नाइट्रिक एसिड से तुम क्या करो, रिएक्शन कराओ। ठीक है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन उसका पहले कराओ, फिर जो है उनको सेपरेट आउट करके देखो, क्योंकि अगर वो रहे तो ये इनके साथ रिएक्शन करने में हमको ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देखो हेलोजेंस का भी हो गया। अब टेस्ट फॉर फास्फोरस देखो, टेस्ट फॉर फास्फोरस देखोगे तो हीट करोगे इसको कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम परऑक्साइड से। अब द फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फेट। जो फास्फोरस कंपाउंड होगा हमारा फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या करोगे, बॉईल करोगे नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रिक एसिड में जब हमने बॉईल किया तो देन ट्रीटेड विद अमोनियम मेलबडेट से फिर ट्रीट किया। अब इसको देखो नाइट्रिक एसिड से किया तो H3PO4 बना। अब इसको जो है मोलिबडेट से हमने जो रिएक्शन कराया तो येलो कलरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, येलो कलर का हमके जो है ये एक प्रेसिपिटेट मिला, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। अब ये येलो कलर का मिला का मतलब कि हमारा क्या है, यहाँ पे फास्फोरस हमारा प्रेजेंट है। ठीक, तो ये सारी बातें हमारी रही यहाँ पर लसाइन टेस्ट के बारे में। ठीक है, अब देखो
क्वालिटेटिव हो गया। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब यहाँ पे हमारे क्या होंगे, कैलकुलेशंस होंगे, फार्मूलाज होंगे। यहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है। ठीक, चलो अब हम आ गए कहाँ पे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखो इसमें क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। भाई देखो कुछ फार्मूला होंगे, तुमको क्या करना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। और इनको अगर याद कर लिया ना तो फिर इजीली क्या करोगे, तुम क्वेश्चंस को टैकल करोगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा तुमसे अच्छे से सॉल्व होगी, स्पीड भी रहेगा तुम्हारा ना, फार्मूलेस को याद कर लोगे। ठीक, तो मैंने अभी तक तुमको जो ऐसा कुछ इस फार्मूला नहीं बताया, तो यहाँ पे इस पार्ट में 2-4 फार्मूले होंगे, उनको जो है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ मास परसेंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का तुम निकाल लो, उनका जो है परसेंटेज निकालना है किसी कंपाउंड में, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसी एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, ये सारी चीज़ें निकालना है हमको इस वाले पार्ट में। देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, तो देखो यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड इन वन एक्सपेरिमेंट। ठीक, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर टू ऑक्साइड कर आगे नोन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन एंड कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और कॉपर टू ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब ये बर्न होगा तो क्या होगा कि तुम्हारा जो है यहाँ पे कार्बन किस में चेंज हो जाएगा, CO2, और हाइड्रोजन जो है किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस होने वाली है। और बैलेंसिंग करने के लिए मान लो तुम्हारे पास CX और HY है, तो X + Y/4 जो है ऑक्सीजन निकलेगा, X CO2 बनेगा, और Y/2 क्या बनेगा हमारा, तुम्हारा H2O बनेगा। ठीक है, ये जो है बैलेंस इक्वेशन है। अगर बैलेंसिंग करने के लिए भी आ जाए ना तो ये डायरेक्ट यहाँ से तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो देखो अब एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए ऊपर ये कुछ अपैरेटस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्योर ड्राई जो है ऑक्सीजन यहाँ से पास किया जा रहा है, कंबसन ट्यूब है, यहाँ पे सैंपल लिया गया है, प्लेटिनम बोट में सैंपल लिया गया है, हीट किया जा रहा है। ठीक, तो अब CuO के जो है यहाँ पे पैलेट्स रखे गए हैं ना। अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और KOH सोल्यूशन रखा गया है। और देखो यहाँ पे फिर अभी होता क्या है। ठीक, एस्टिमेशन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में ये क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। ठीक, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्या करेगा, रिस्पेक्टिवली कंटेन इन द U2। ठीक है, इनमें क्या होंगे, ये एब्जॉर्ब होने वाले। ठीक है, अब देखो करा कि मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन इज डिटरमाइंड बाई पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए वेड U2। मास ऑफ जो वाटर होगा produced is determined by passing the mixture through a weighed U2 containing anhydrous calcium chloride। ठीक है, anhydrous calcium chloride। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन ए U2 containing concentrated potassium KOH। पोटेशियम KOH में क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे CO2 का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो तुम्हारे मास ऑफ वाटर जो है प्रोड्यूस होगा, ये डिटरमाइन कहाँ से होगा, U2 containing anhydrous calcium chloride यहाँ से। ठीक है, और देखो दिस ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, एक सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो क्या होगा कि द इंक्रीज इन द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम गिव्स द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से हमको मिलने वाला है क्या, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे CO2 का एब्जॉर्प्शन होगा। अब जो है इनका जो वेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन द मासेस ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, इसका जैसे जैसे वेट जो है बढ़ेगा। ठीक है, इसका जैसे जैसे वेट हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा कि इनसे हमको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा मिल जाएगा कि कितने कितने यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे जैसे इनका वेट हमको बढ़ने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि अगर जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला, देखो नीट 2024 में यहाँ क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट रख करके तुम आंसर क्या करोगे, निकालोगे। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है तो एक कार्बन का मास होता है भाई 12 ग्राम। ठीक है, M2 क्या है, CO2 में ही तो होगा, जो भी तुम्हारा कार्बन प्रेजेंट है CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये M2 क्या है, तुम्हारा वेट ऑफ CO2 इन ग्राम है। ठीक है, इंटू 100 होगा भाई 44 किसका है भाई, CO2 का है। ठीक है, और ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है M है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली जो है हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट तुम्हारा 2 हो जाएगा इंटू M1 क्या, हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है, H2O में प्रेजेंट है, तो उसका H2O का वेट क्या होगा, इंटू 100/100 H2O का अपन 18, ये क्या है H2O का वेट है, और ये देखो मोलिकुलर वेट H2O का। अब ये यहाँ क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो करना क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। ठीक है ना, तो कार्बन का वेट इंटू कितने में, CO2 में है ना, CO2 में प्रेजेंट है, अपॉन CO2 का मोलिकुलर वेट अपॉन टोटल क्या है, टोटल मोलिकुलर जो है वेट ऑफ कंपाउंड,
टोटल वेट ऑफ कंपाउंड में से जो है कितना तुम्हारा ये हाइड्रोजन का पार्ट है ये इंटू 100 ये पार्ट हो जाएगा तुम्हारा क्या कार्बन और हाइड्रोजन का, ऐसे तुमको देख लेना है। ठीक है, तो ये बातें जो है देख लो, इजी है, याद हो जाएगा इजीली। कार्बन का है भाई, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट अपन किस फॉर्म में है, CO2 का फॉर्म में। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट अपन किस फॉर्म में है, H2O का फॉर्म में। इनका वेट अपॉन में क्या टोटल में से निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, तो CO2 के फॉर्म में H2O के फॉर्म में, यहाँ पे CO2 के फॉर्म में इंटू 100 हो गया, बस और कुछ नहीं। देखो परसेंटेज हाइड्रोजन कार्बन निकाला, डायरेक्ट जब फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन एक लाइन में आंसर। तो इसको जो है याद कर लो, तुम्हारे लिए ईजी होगा। नाइट्रोजन की अगर तुम बात करो तो 2 मेथड से एस्टिमेट किया जाता है, एक तो ड्यूमास मेथड, एक तो है जेल्डास मेथड। ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पार्ट है। ठीक है, नीट में देखो क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जब कॉपर ऑक्साइड से ट्रीट किया जाता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड्स फ्री नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, फ्री नाइट्रोजन मिलता है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नाइट्रोजन मिलेगा, और यहाँ पे कॉपर भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर है ना, तो ये जो नाइट्रोजन मिलेगा ना ये मॉइस्ट होगा, ये नाइट्रोजन क्या होगा तुम्हारा मॉइस्ट होगा। ऑक्साइड्स ऑफ मीथेन रिड्यूस टू नाइट्रोजन पासिंग द गैस में ओवर हीट होगा। अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सो प्रोड्यूस इज कलेक्टेड ओवर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, KOH हमने पीछे भी देखा था, KOH को जो है यूज़ करते हैं क्या, CO2 के एब्जॉर्प्शन के लिए, CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा वहाँ से। अब नाइट्रोजन कलेक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब, ये मॉइस्चर तुम्हारा भी जो है हीट करके रिमूव कर सकते हो। तो देखो मास अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हमारा ये ग्राम था, अब वॉल्यूम जो लिया हमने नाइट्रोजन का वो V1 ग्राम था। ठीक है, वॉल्यूम जो लिया, रूम का टेम्परेचर T1 है, तो अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक, तो V1 इंटू 273 नॉर्मल टेम्परेचर अपॉन क्या 760 इंटू T1, 760 इंटू T1 ये जो है तुम याद कर लो, इजीली इस क्वेश्चन हमारे सॉल्व करेंगे। अब देखो P1 एंड V1 क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हो गया, 273 तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर हो गया। और देखो क्या है कि द वैल्यू ऑफ P1 इज ऑब्टेन बाई रिलेशन, ये P1 क्या है, P1 तुम्हारा था, तुम्हारा वैल्यू P1 है तुम्हारा क्या कि ये है कि प्रेशर ऑफ जो है नाइट्रोजन। ठीक, तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्वस टेंशन वाला माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा किसका, नाइट्रोजन वाले का पार्ट का। अब यही नाइट्रोजन वाले पार्ट का P1 V1 इंटू 273 अपॉन 760 इंटू T1। ठीक है, T1 क्या है भाई, रूम टेम्परेचर है ना, तो इस चीज़ को याद रख लो। ठीक है, एक बार और देख लो, वॉल्यूम निकालोगे तो P1 V1 इंटू 273 ऐसे ऐसे याद हो जाएगा, P1 इंटू 273 अपॉन 760 इंटू T1 याद हो गया, अभी याद हो गया। एक बार और लिख दो, P1 V1 इंटू 273 नॉर्मल टेम्परेचर अपॉन क्या 760 इंटू T1, ये क्या है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP। ठीक, ये फॉर्मूला तुमने याद कर लिया। परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के लिए याद कर लिया भाई। कार्बन का बात करोगे तो 12 होगा, टोटल किसका ले रहे हो, तो ये CO2 का वेट होगा इंटू क्या होगा, CO2 का वेट होगा इंटू 100 होगा अपॉन क्या किस में है, तो कार्बन किस में प्रेजेंट है भाई 44 ग्राम, यानी CO2 में प्रेजेंट है इंटू मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन का बात करो, हाइड्रोजन का परसेंटेज तो 2 इंटू मास किस में है, ये किसका होगा H2O वाला होगा इंटू क्या होगा 100 होगा अपॉन किस में होता है H2O में, तो 18 इंटू मास ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फॉर्मूला याद हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एक बार और देख लो, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के लिए देखो P1 V1 इंटू नॉर्मल टेम्परेचर वाला, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर वाला इंटू 760 इंटू T1, ये हो गया फॉर्मूला तुम्हारा, हो गया खत्म यार, बस इतना ही। ऐसे 2-3 बार लिख लोगे तो तुमको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे, ये देखो नाइट्रोजन जो मिलेगा हमको मॉइस्ट मिलेगा। ठीक है, CO2 को हम क्या कर लेंगे, KOH पे ऑब्जर्व करके हम उसका एस्टिमेशन कर लेंगे। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का बात फिर से आ गया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन का तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट इंटू V आ गया। वहाँ पर जो है यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम में ले रहे हो, वहाँ पे तुम्हारा क्या था, मास में था। ठीक है, CO2 क्या था तुम्हारा, कार्बन किस में फॉर्म में था CO2, और CO2 किस ग्राम में निकल रहा था तो मास में था। अब यहाँ पे वॉल्यूम में ले लिया, इंटू 100 कर दिया, फिर जो है 22400 इंटू M कर दिया। ठीक है, 22400 इंटू M। यहाँ पे मास भी क्या है तुम्हारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही मास है। ठीक है, तो ये जेल्डास मेथड से, अब यहाँ पे जेल्डास मेथड आ गया। अब ड्यूमास मेथड से यही सारी बातें बस है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये लाइन देख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड इल नाइट्रोजन गैस ऑन हीटिंग इट विद द कॉपर टू ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कलेक्टेड ओवर द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन विच CO2 क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिटरमाइंड हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया क्या, 28 इंटू क्या वॉल्यूम में लिया था इंटू 100 कर दिया अपन 22400 बट्टा 22400 गुणे M कर दिया। ये हो गया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए, और जो है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के लिए, ये सारी चीज़ें देख लो। ठीक, अब देखो जेल्डास मेथड आ गया। अब नीट 2022 और 1919 में
ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, और भी देखो और सारे भी यहाँ पे वो एक क्विज में आते रहते हैं अलग अलग पार्ट से। देखते हैं इसको भी, ठीक है। कह रहा है कि द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो भी कंपाउंड हम लेंगे उसको सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करेंगे, नाइट्रोजन इन द कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब जो है देन हीटेड विद द एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज डिटरमाइंड बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल प्रेशर ऑफ द एसिड टेकन एंड दैट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन गिव द अमाउंट ऑफ रिएक्शन दैट इन अमोनिया। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारा, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है। H2SO4 से ट्रीट किया, ये कंपाउंड बना। फिर जो है फर्दर NaOH से ट्रीट किया तो हमें जो है अमोनिया मिला। ये सारी बातें जो मैंने अभी पढ़ के आगे आ गया, तो ये अमोनिया मिला। अब ये अमोनिया को H2SO4 से ट्रीट किया तो हमारे को जो है ये कंपाउंड हमको मिला। देखो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड डिटरमाइंड बाय व्हाट, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो रिएक्शन करा रहे हैं कितना सल्फ्यूरिक एसिड खा जा रहा है ये, उससे हम क्या निकालेंगे, कितना अमोनिया हमारा बना हुआ है, कितना हमारा जो है अमोनिया बना है, ये हम निकालेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर जो है वॉल्यूम VmL तुम ले रहे हो ना, लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है m लिया। अब वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलरिटी m जो है H2SO4 हमने लिया VmL, यहाँ पे इसको लिया VmL, और जो है हमने कंपाउंड क्या लिया, m ग्राम लिया है। तो इसको जब है वॉल्यूम ऑफ NaOH हमें फिर लिया ना, NaOH भी यहाँ पर डाला हुआ है, तो NaOH m लिया है। अब यूज फॉर टाइट्रेशन H2SO4 V1 ml, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी देख कर जाओगे, सोल्यूशन देखोगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला हमारा एट लास्ट क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अगर तुम जेल्डाल्स मेथड से निकालने जाओगे तो क्या होगा कि नाइट्रोजन है तो 14, एक नाइट्रोजन के लिए देख रहे हो 14 इंटू यम निकालोगे। तो यहाँ पे यम जो है क्या है तुम्हारा, यम है तो यम क्या है, मोलरिटी ऑफ व्हाट, H2SO4, ठीक है। तो अब इसको जब हम ये फॉर्मूला देखते हैं, नाइट्रोजन के लिए देखा तो 14 लगा दिया भाई, है ना। यम लगा दिया क्या, मोलरिटी ऑफ व्हाट, मोलरिटी लगा दिया हमने, मोलरिटी यम हो गया। अब देखो V जो है यहाँ पे, V किसका ml है, V जो है H2SO4 का है, H2SO4 का, ठीक है, जिसको हम एस्टिमेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कितना अमोनिया बना है इसके लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। और NaOH के लिए क्या लगाया हमने, V1 लगाया है। NaOH बीच में जो रिएक्शन करा रहे हैं NaOH का भी, तो इसको मेन हमारा क्या है, H2SO4 से जब रिएक्शन के एस्टिमेशन के लिए किया तो इसमें से क्या करेंगे, इस NaOH वाला जो बीच में रिएक्शन करा है इसको घटा देंगे, ठीक। तो ये अपन जो है 1000 हो गया, ठीक। और देखो यहाँ पे एक मिनट, तो देखो यहाँ पे इंटू यहाँ पे 1000 बाई m क्या है, टोटल हमारा टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है टोटल ये। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको नहीं याद रखो तुम, जो है इसी को याद रखो, क्या, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तुमको जेल्डाल मेथड से जाना है। तो भाई जेल्डाल मेथड तो 14 होगा, जेल्डाल नाम ही भाई खतरनाक है, तो इसका फॉर्मूला भी खतरनाक होगा, ऐसा याद रखो। देखो तो 14 होगा इंटू मोलरिटी इंटू वट 2 इंटू ये V किसका होगा, H2SO4 का, माइनस क्या करोगे, माइनस कर दोगे NaOH जो कि कम था, अपॉन माइनस V1/2 इतना हो गया, अपॉन क्या इधर 1000 इंटू क्या इधर 1000 अपॉन m क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। तो ये सारे कुछ जो है फॉर्मूलेज हैं, तुमको याद कर लो तो ईजी हो जाएगा, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना चीज़ है देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो, तुम यहाँ पे ये फॉर्मूला याद करो। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, मतलब कि इस पार्ट से जितना क्वेश्चन है पूरा ले लिया हूँ, लेकिन तो फिर भी जो है पूरा लेने के बाद भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो ज़्यादा लेंदी हुआ वीडियो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तुम क्या कर लेना, देख लेना, ठीक है। ये वाला पार्ट फिर तुम्हारा ये पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, फिर इसके लिए टेंशन फ्री हो जाना है, ठीक है। देखो अब बोल रहा है कि जेल्डाल्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप्स एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, ठीक है। ये बात तुमको जो है स्पेशली याद रखना है कि किसके के लिए जो है ये नहीं करना है, ठीक है। ये बात जो है आता है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। कह रहा है कि जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रो एजो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, जैसे कि पायरिडीन, ठीक है। इनको जो है ये नहीं करता है, ठीक है। चलो अभी देखो क्या, अभी आगे हम क्या, हेलोजन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, कैरियस मेथड, ठीक है। तो कैरियस मेथड हाइड्रोजन के लिए यूज होता है। पहले तो ये तुमने मेथड ही याद कर लो। नाइट्रोजन के लिए कौन कौन सा मेथड था हमारा, जो है जेल्डाल्स और ड्यूमास था, ठीक है। हेलोजन के लिए कैरियस मेथड आ गया, ठीक है। नीट 2024 देखो, JEE 2024
ये यहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करोगे तुम, जो कि कंपाउंड लोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ये उसका मास नोन है, हीट करोगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सिल्वर नाइट्रेट कंटेनिंग इन द हार्ड ग्लास ट्यूब, जिसको बोलते हैं कैरियस ट्यूब। क्या क्या लिया है भाई, कैरियस ट्यूब है, इसमें HNO3 फ्यूमिंग AgNO3 लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, ठीक है। तो ये सील्ड ट्यूब है, इसमें जो क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, क्या कर रहे, हीटेड है विथ व्हाट, हीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक। तो देखो क्या होगा कि हेलोजन प्रेजेंट, अब इसमें जो कार्बन होगा ना CO2 में चेंज होगा, हाइड्रोजन जो होगा उसमें वो जो है H2O में चेंज होगा, ठीक। तब हेलोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग सिल्वर हैलाइड इज फिल्डर वॉज ड्राइड एंड वेटेड। अब ये AgX बना ना, अब इसी पर क्या करना है हमको, जो है ये क्या स्टडी करना है। AgNO3 जो लिया था, अब इसमें जो हेलोजेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हेलोजन है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाया हमको, AgX दिए। अब AgX का हमको पूरा स्टडी करना है। तो AgX का देखो, तो फॉर X का वेट निकालना है, तो मास ऑफ हेलोजन किसमें M1 ग्राम लिया था, जो AgX लिया है ना, AgX का जो लिया है उसके लिए मास ऑफ हेलोजन निकालना है। तो एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन है ना, हेलोजन का वेट निकालो, तो एटॉमिक वेट ऑफ दैट हेलोजन इनटू व्हाट, इनटू M1 ग्राम मतलब कि जो AgX था अपन मॉलिकुलर वेट ऑफ AgX, ठीक है। ये फॉर्मूला, ठीक है। जो हेलोजन, मान लो क्लोरीन का लेना है, तो क्लोरीन का तुमको एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, ठीक है, इनटू व्हाट, इनटू जितना जो AgX लिया है अपन AgX का क्या मॉलिकुलर वेट, AgX का मॉलिकुलर वेट इजी है ना। अब ऐसे ही ब्रोमीन का लोगे, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास इनटू M1G अपॉन व्हाट AgX, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो AgX में चेंज हुआ, M1 ग्राम का है। अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा, इसके हिसाब से क्या होगा, हम हेलोजेंस का मास जो है निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका जब परसेंटेज अगर निकालने का बात आया ना, तो अब इसका एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन, यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे भी एटॉमिक मास ऑफ हेलोजेंस, यहाँ पे भी एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन इनटू M1X अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgX, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आया भाई, ठीक है। परसेंटेज ऑफ हेलोजन के लिए फिर से देखो, एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन M1G अपॉन जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कैरियस मेथड से क्या हेलोजन्स को आइडेंटिफाई करने का एक जो है सिंपल फॉर्मूला, जिसको आप याद कर लेना है और डायरेक्ट क्वेश्चन हमको लगा के आगे बढ़ना है। देखो सल्फर देख लो, अभी नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड इन ए कैरियस ट्यूब विद सोडियम पेरोक्साइड ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, हीटेड इन ए कैरियस ट्यूब विद व्हाट, सोडियम पेरोक्साइड से हीट किया और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से, तो सल्फर प्रेजेंट इन द जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, चेंज होगा। अब प्रेसिपिटेट को फिल्टर करोगे, वाश ड्राइड एंड वेट कर लोगे, तो जो सल्फर हमारा प्रेजेंट होगा ना, जो बैरियम सल्फेट में के फॉर्म में सल्फर हमको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक। तो 1 मोल बैरियम सल्फेट के मतलब 233 ग्राम है ना। तो अब सल्फर जो है फ्रॉम बैरियम सल्फेट से निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए देखने जाओगे, तो सल्फर का कितना होता है 32 इंटू M1 क्या है, मास ऑफ बैरियम सल्फेट इंटू 100 अपॉन 233 इंटू द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो पुराना वाला हमारा फॉर्मूला, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सल्फर तो 32 ग्राम। अब M1 क्या है, सल्फर किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, बैरियम सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इंटू 100 और उसी का क्या यहाँ पे जो है वेट आ गया, इंटू M क्या टोटल ऑर्गेनिक वेट हो गया, ठीक। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि बैरियम क्लोराइड से रिएक्शन करा के बैरियम सल्फेट बनाया है। अब इस सल्फेट से हम क्या सल्फर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो सल्फर आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास ये परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात यहाँ पे फॉस्फोरस के लिए देखो कि नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट किया गया, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किया गया, फॉस्फोरस वेयर अपॉन फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड ऑक्सीडाइज टू व्हाट, फॉस्फोरिक एसिड में, फॉस्फोरिक एसिड में ये क्या हुआ, चेंज हुआ। तो अब इसका हम स्टडी करेंगे। हम जैसे देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस अगर यहाँ निकालने जाओगे, तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट दो जगह पे दो फॉर्मों को मिल रहे हैं, एक अमोनियम जो है फॉस्फोमोलिब्डेट मिल रहा है, दूसरा जो है Mg2P2O7 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का देखोगे, तो इसका जो है परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालोगे, तो 31 इंटू M1 क्या, जिस फॉस्फोरस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट यानी NH4 थ्राइस P4.P.12 MOO3 के फॉर्म में, मतलब तो इसका इसमें जो है फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो मतलब इसका वेट तो 31 इंटू जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसका वेट इंटू 100 अपॉन 1877 इंटू व्हाट M, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वेट, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेम वही चल रहा है जो हम लोग पीछे बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और अगर जो है Mg2P2O7 में है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस के लिए 62 इंटू व्हाट इसका वेट इंटू 100 अपॉन 222, यहाँ पे ऐसे हम जो है निकालने वाले हैं,
222 यूनिट क्या है, मोलर मास ऑफ व्हाट, Mg2P2O7। ठीक है, तो 2 मेथड हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, इनको जो है देख लेना है आपको। और देखो ऑक्सीजन के लिए देखो तो फाउंड बाय डिफरेंस बिटवीन व्हाट, फाउंड बाय डिफरेंस बिटवीन टोटल डिफरेंस बिटवीन द टोटल परसेंटेज कंपोजिशन एंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कंटेनिंग ऑक्सीजन इज पास्ड ओवर ए रेड हॉट कोक व्हेन ऑल द ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। कंपाउंड को हीट किया ऑक्सीजन में और अदर गैसेस प्रोडक्ट मिला हमको। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करा तो यहाँ पे हमको मिला कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। अब इसको जो है I2O5 से रिएक्शन करा है तो हमारे यहाँ पे आयोडीन मिल गया और CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। ईच मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम द कंपाउंड विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ईच मोल के लिए 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये बात मार्कआउट करने का जरूरी है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने जाओगे, ऑक्सीजन का देखो 32 हो गया, यमोन ऑक्सीजन के किस, ऑक्सीजन जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसका मास। ठीक है, तो यमोन क्या है, यमोन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन, तो यमोन ग्राम ऑफ क्या है तुम्हारा यहाँ पे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड भी यमोन ग्राम। ठीक है, तो CO2 वाले का, ठीक है, यमोन ग्राम हो गया, ये 100/88 इंटू यम हो गया। ठीक है, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन बाई 32 ग्राम। ये देखो ये बात जो है मार्कआउट करने का है कि 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑब्टेन्ड इफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। ठीक है, इसको जो है इन सारे इक्वेशन को यूज करके सारी चीज़ें निकाली गई है। ठीक है, तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है जब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है लिबरेट होता है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आ गया, इसको जो है याद करके हमको सॉल्यूशन में करके डायरेक्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये तुम्हें याद है ना, मतलब कि क्वेश्चन उड़ेगा अभी। देखो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस्ड ऑल्सो। ठीक, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस्ड ऑल्सो। और देखो एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ए कंपाउंड आर डिटरमाइंड बाई apparatus नोन एज CHN एलिमेंट एनालाइजर। ठीक है, इनको जो है कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एनालाइज करने के लिए ये अपैरेटस को यूज़ करके एनालाइज कर सकते हैं। रिक्वायर्स क्या करेगा, वेरी स्मॉल अमाउंट जो है सब्सटेंस यहाँ पे चाहिए होगा और ये तुरंत जो है कैलकुलेट करके शॉर्ट टाइम में आपको दिखा देता है अमाउंट। ठीक है, तो ये सारी बात जो रही हमारी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का ये पार्ट ख़त्म हुआ है ना। तो देखो अभी नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो क्वेश्चन में हमको कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है, इस पार्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है, या फिर कोई ट्रिक या फिर कोई जो है हमें क्वेश्चन सॉल्विंग का ट्रिक जो होगा हमको मिल चाहिए, या फिर कोई न्यू ट्रिकी फार्मूला अगर कोई होगा ना, तो मैं तुमको नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आ रहा हूँ, जो कि हम जो है लिमिटेड क्वेश्चन है, लगभग 40-45 क्वेश्चन है ना। इसको लिमिटेड क्वेश्चन में अप्लाई करके, लिमिटेड क्या मतलब कि जो सारी चीज़ पूछे वही है, तो इन क्वेश्चंस में अप्लाई कर करके हम क्या क्या करेंगे दिखाऊंगा मैं तुमको, और जो पार्ट जो है हम इजी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन सॉल्यूशन में, क्वेश्चन सॉल्विंग में तुम जो है आ जाना। अभी देखो कह रहा है कि ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये पूरे कंपाउंड पूरे चैप्टर का रिवीजन है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा और वाइटल हाइब्रिडाइजेशन भाई sp3 sp2 sp GOC का है ना पूरा। तो देखो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स आर कंपाउंड्स लाइक मीथेन, इथीन, इथाइन, इनमें जो है ये सारे जो है हाइब्रिडाइजेशन है रिस्पेक्टिवली। टेट्राहेड्रल शेप, प्लेनर शेप, लीनियर शेप, ये जो है sp3 sp2 sp के लिए बात बोल रहा है। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद द 1 s ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा हमारा, साइड वाइज से पाई बॉन्ड बनेगा। वेज एंड डैश पढ़ा हमने, फंक्शनल ग्रुप पढ़ा हमने, एटम्स बॉन्डेड टुगेदर यूनिक फैशन, जो कि एक क्या तुम्हारा स्पेशल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फंक्शनल ग्रुप का बारे में बात हो गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म हो गया। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंस मॉलिक्यूल, फिजन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, अटैकिंग रिएजेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्पेशन इफेक्ट एंड द कंडीशन फॉर द रिएक्शन, ये सारी बातें जो हम देख चुके हैं पूरा। ठीक, तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, कार्बोकेटायन कार्बोनाइन क्या होता है, उनका स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होता है, उनका स्टेबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल के इनके एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इनके एग्जाम्पल,
इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, परमानेंट टेम्परेरी इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने जो है कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, ये सारे जो है कुछ रिएक्शन हमारे लास्ट में दिए थे, जिनको जो है आने वाले चैप्टर में हम अलग अलग चैप्टर में कौन कौन सा रिएक्शन आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये सारी रिएक्शन हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। एलिमिनेशन है क्या है, देखने वाले हैं। फिर प्योरिफिकेशन वाले पार्ट में हमने जो है सारी चीज़ देखा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव देखा, ठीक है। सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ये देखा, क्रोमेटोग्राफी देखा, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट ये देखा। पार्टीशन वाले में क्या देखा, कंटिन्यूस पार्टीशनिंग हो रहा था जिसमें मिक्सचर और स्टेशनरी मोबाइल फेज में, और अलग से इनको क्या कर रहे थे हम सेपरेट आउट कर ले रहे थे। नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस के लिए हमने लाइसाइन टेस्ट का यूज़ किया। नाइट्रोजन को एस्टिमेशन के लिए हमने जो है यहाँ पे डिमाज और जेल्डास यूज़ किया। कैरियर्स किसके लिए यूज़ किया, हमने जो है हेलोजन्स के लिए यूज़ किया। और जो है सल्फर एंड फास्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में चेंज हुए, ये सारी चीज़ें जो है हमने देखा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइंड बाय व्हाट, डिफरेंस इन द बिटवीन द टोटल परसेंटेज ऑन द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट। ये हमारा हो गया समरी पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो एट लास्ट यही कहूँगा भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाना, जो भी ट्रिक होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वहाँ पे आ जाना, तुम्हारा 100% क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी पार्ट 3 चला रहा है अभी ना, जिसमें लोग जो है जुड़ रहे हैं और अच्छे से रिवीजन हो रहा है उनका, ठीक है। 100% वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर, फुल रिवीजन, क्वेश्चन अप्रोच, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मेनली हमने वहाँ पे रखवाया है। स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन हमने वहाँ पे रखवाया है, ठीक है। एम्स वाले क्वेश्चन और जो है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच और सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज हमारे करा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट के लिए तुम जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, बस हमसे जुड़ जाओ और यहाँ पे तुमको रिवीजन वोजन सब हर चीज़ आपको हम जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अपने हेल्थ का ध्यान रखो भाई, और देखो पढ़ाई करते रहो, टाइम आ गया अभी एग्ज़ाम का, ठीक है। ज़्यादा चारों तरफ ध्यान इधर उधर नहीं देना, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।